नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की अटैक हेलीकॉप्टर की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि वर्तमान इंडियन एयरफोर्स की जो मेन अटैक हेलीकॉप्टर है वो अपाचे हेलीकॉप्टर है। इसके साथ ही हमारे पास अभी रुद्र हेलीकॉप्टर भी मौजूद है और इसके एक अच्छी खासी फ्लीट को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन रुद्र हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसका एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर नहीं कहा जा सकता है, पर हमारी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड की बात करें तो इसको हम एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर यानी कि प्रॉपर अटैक हेलीकॉप्टर कह सकते हैं। अब इनिशियली इसे इस वजह से कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि इसमें लॉन्ग रेंज की स्टैंड अप फाइट लेने के लिए सही वेपन मौजूद नहीं थे। आमतौर पर इस सेगमेंट में हम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंक्लूड कर सकते हैं, जिनको नॉर्मली अटैक हेलीकॉप्टर का मेन स्टैंड अप वेपन माना जाता है। अब हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसमें हम लोग हेल फायर मिसाइल को फायर कर सकते हैं, और हमारी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसमें अभी नाग मिसाइल के हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वेरिएंट ध्रुवास्त्र यानी कि हिलना मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन साथ ही एजेल की तरफ से अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में अभी एक फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। अब जैसे कि अभी लॉइटरिंग मुनिशन का डिमांड काफ़ी हद तक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ साथ सिर्फ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बदले आज के आर्मर्ड यूनिट्स के खिलाफ लॉइटरिंग मुनिशन ज़्यादा इफेक्टिव साबित होने लगे हैं। तो इस वजह से अभी एचएएल की तरफ से एक स्पेसिफिक लॉइटरिंग मुनिशन को डेवलप करने का प्लान किया गया, जिसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट किया जाने वाला है। अब ये एक ट्यूब लॉन्च सिस्टम होने वाली है, जिसमें अभी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को इस्तेमाल करने के बारे में प्लान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज करीब 35 किलोमीटर तक होने वाली है, जो कि शायद अब तक किसी भी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में मौजूद स्टैंडर्ड वेपन में से सबसे लॉन्गर रेंज तक स्ट्राइक कर सकता है। अब इस लॉइटरिंग मुनिशन की बात करें तो इसकी डिजाइन को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि इसमें मेनली 2 विंग्स मौजूद होने वाले हैं, जो कि इनिशियली तो मिसाइल के साथ यानी कि लॉइटरिंग मुनिशन के साथ फोल्ड होकर लॉन्चर के अंदर फिट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मिसाइल को यानी कि लॉइटरिंग मुनिशन को लॉन्च किया जाएगा तो उसके बाद जो विंग्स है वो धीरे धीरे ओपन हो जाएंगे और लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में इसको मदद करेंगे, यानी कि ग्लाइड करके जाने में मदद करेंगे। इसमें जो वॉरहेड मौजूद होने वाला है वो भी लगभग 20 से 30 केजी के आसपास की होने वाली है, जो कि इनिशियल डेवलपमेंट के दौरान ही प्लान किया गया है। लेकिन इसको आगे चल के और भी बढ़ाया जा सकता है, फिर इसको थोड़ा बहुत रिड्यूस भी किया जा सकता है। और इससे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की फ्यूचर अपग्रेड पैकेज के अंदर ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि आगे चल के जब इनको पहली बार अपग्रेड किया जाएगा तो उसमें इन सिस्टम को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा एक स्पेसिफिक लॉन्चर को भी अभी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे फ्यूचर में इन लॉइटरिंग मुनिशंस को फायर करने के इस्तेमाल किया जाएगा। और इन सभी सिस्टम को भी रेडी टू यूज टाइप का बनाया जाने वाला है, जिसमें अगर हम एक बार सॉर्टी पर गए और वेपन को फायर करके वापस आए तो तुरंत इसमें नए वेपन को लोड किया जा सकेगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी एब्रो एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए करीब 56 C-295 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए एयरबस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसमें इनिशियल 16 एयरक्राफ्ट को तो सीधे तौर पर एयरबस की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा और बाकी बचे 40 को भारत में टाटा और एयरबस की तरफ से जॉइंट फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अभी एयरबस की तरफ से बताया गया कि जो इनिशियल 16 यूनिट थे जिनको पहले एयरबस की तरफ से डायरेक्टली भारत को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, उनकी प्रोडक्शन अभी स्पेन में शुरू किया जा चुका है और उनकी डिलीवरी भारत को 2023 की 3rd क्वार्टर से शुरू होने वाली है। और 2026 के बाद भारत में जो C-295 एयरक्राफ्ट को बनाने का प्लान किया गया था उनकी असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया जाएगा। इसी बीच भारत की तरफ से अभी एडिशनल C-295 एयरक्राफ्ट को भी खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तो एडिशनल ऑर्डर करने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें 100 से ज़्यादा यूनिट को ऑर्डर किया जा सकता है। साथ ही अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भी C-295 एयरक्राफ्ट को अभी खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड करीब 6 एयरक्राफ्ट को खरीद सकती है और इनको वो खास करके मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए मॉडिफाई करने वाला, और इसके लिए अभी एचएएल के साथ बातचीत किया जा रहा है। और इसी के साथ ही इंडियन नेवी की तरफ से भी एडिशनल C-295 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से भी करीब 9 C-295 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी एडिशनल 15 C-295 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। और ये जो 15 C-295 एयरक्राफ्ट होने वाले हैं स्पेसिफिक मैरीटाइम रोल के लिए
लिए मॉडिफाई किए जाने वाले हैं। इसके बाद एयरफोर्स के लिए भी एडिशनल ऑर्डर किया जा सकता है। तो अभी के लिए एयरबस को उम्मीद है कि भारत आने वाले समय में 150 से ज़्यादा C295 एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में शामिल करने के बारे में विचार कर सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो देखते तो लेकिन उसको लाइक करना या फिर कमेंट करना या फिर शेयर करना भूल जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगला अपडेट भारत और चाइना की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि पिछले 2 सालों से या उससे भी ज़्यादा समय हो चुका है कि अभी भारत और चाइना के बीच लद्दाख रीजन में फेसअप चल रहा था और बॉर्डर में टेंशन चल रहे थे। हालांकि इनिशियली जैसा तनाव का माहौल बना हुआ था अभी थोड़ा वो रिड्यूस होने लगा था, लेकिन अभी एक बार फिर से चाइना की तरफ से तनाव को बढ़ाने की कोशिश की गई थी। कल की बात है, कल अलग अलग मीडिया की तरफ से रिपोर्ट को पब्लिश किया जाने लगा कि 9 दिसंबर को चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की तवांग रीजन में एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश किया गया था। और ऐसा लग रहा था कि ये लोग पहले से ही पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर आए थे, क्योंकि इस बार भी कोई छोटी मोटी तादाद में नहीं आए थे और करीब 300 से ज़्यादा चाइनीज सोल्जर जो थे वो अरुणाचल प्रदेश की तवांग रीजन में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको पार करने की कोशिश करने लगे थे। अब इस दौरान भारत की तरफ से भी उनको कड़ा जवाब दिया गया था और ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक दोनों तरफ से जवानों को छोटी मोटी चोटें आने की खबर आई थी। लेकिन अभी राज्यसभा में इसके बारे में बताते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बताया था कि अभी हमारे जितने जवान इस दौरान घायल हुए थे, जो कि शायद 9 से 10 के बीच थे, तो उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चाइनीज सोल्जर घायल हुए थे। अब आर्मी की तरफ से बताया गया कि इस झड़प के बाद यानी कि तुरंत बाद ही दोनों तरफ से वहां से ट्रूप्स को डिसएंगेज करने का फैसला किया गया था, ताकि आगे जो सिचुएशन है वो ज़्यादा एस्केलेट ना हो जाए। लेकिन अभी भी भारत के पास जो हायर ग्राउंड थे वो मौजूद है और आर्मी के मुताबिक चाइना की तरफ से दरअसल इन्हीं हाई ग्राउंड्स को अपने कब्जे में लेने की कोशिश किया जा रहा है, जहाँ पर वो पूरे एरिया के ऊपर आसानी से नज़र रख सकते हैं। और ये आजकल की बात नहीं, ये काफ़ी पहले से चाइना कोशिश करता आ रहा है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसको वैसे तो चाइना सदर्न तिब्बत का हिस्सा बताता है और वो इंडिया का हिस्सा नहीं मानता है, और जो मैकमोहन लाइन है उसको लेके भी चाइना इनकार करता है। और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से चाइना और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेके मतभेद रहता है। पर इस बार इंडियन आर्मी की तरफ से चाइनीज सोल्जर्स को 1 इंच भी अंदर आने नहीं दिया गया था। अब 1993 और 1996 के एग्रीमेंट के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब कोई भी फायरआर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए चाइना की तरफ से लद्दाख की तरह यहाँ भी अपने होममेड हथियार यानी कि आयरन रॉड और स्पाइक वाले स्टिक लेके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करने की कोशिश कर रहे थे। पर इस बार इंडियन आर्मी की तरफ से उनकी हर एक हरकत के ऊपर पहले से ही नज़र रखा गया था और तुरंत ही उनको कड़ा जवाब दिया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।